वैसे डे तो ज्यादा हो चुके हैं, बट डे 5 है अपना। डेफिनेशन याद करनी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, एरिया वेक्टर की और गॉस लॉ की। ठीक है, लेकिन मैं इसमें सबसे पहले आपको एरिया वेक्टर समझाऊंगा कि वाई एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैथ्स में आपने जब भी पढ़ा होगा तो आपने एरिया को स्केलर फॉर्म में पढ़ रखा होगा। स्केलर और वेक्टर क्या है ये और चीज समझ लेते हैं। स्केलर जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। और वेक्टर ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड की जरूरत तो होती है, साथ ही साथ हमको डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। तो अभी हमने पढ़ा है कि भैया एरिया को ऐसा होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। जैसे रेक्टेंगल का एरिया निकाला जाए तो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, स्क्वायर का निकाला जाए तो साइड इनटू साइड। ऐसे अलग अलग फिगर्स के एरियाज होते हैं और वो हमने स्केलर पढ़े। लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं कि भैया एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो उसको समझाने के लिए यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ। ये कुछ इमेजेस आपको दिख रही हैं। तो पहले ये वाली इमेज को दिखाओ, ये फर्स्ट इमेज है, इसको दिखाओ। इसमें क्या है? इसमें ये एक कंडक्टिंग शीट है। ये आपको जो रेड कलर की दिख रही है, ये जो रेड कलर की दिख रही है, एक प्रकार से आप इसको मान लेते हैं कंडक्टिंग शीट है ये। ठीक है, कंडक्टिंग शीट मतलब एक प्रकार से रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप की शीट है ये। आपको ये दिख रहा है, ये ई वेक्टर्स की लाइन दिख रही है, पैरेलल लाइंस है। तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखी हुई है। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस पैरेलल दिखती हैं तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने एक कंडक्टिंग शीट को, ठीक है, उसको हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख रखा है। अब हम क्या कर रहे हैं, देखना। अभी देखो इसके अंदर से ये तीन मान लेते, तीन ये हो गई, तीन ये हो गई, तीन ऐसे मान लेते हैं नीचे लाइन से, ये सब लाइंस पास हो रही हैं। तो इसका अगर हम इलेक्ट्रिक वो देखते हैं फ्लक्स, इसको हम नंबर ऑफ लाइंस गिन लेते हैं। फ्लक्स छोड़ो आप, नंबर ऑफ लाइंस गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, नीचे 7 8 9, यही मान लेते हैं 9। ठीक है, देखो अब मैं शीट को चेंज नहीं कर रहा, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को भी चेंज नहीं कर रहा, मैं सबको सेम रख रहा हूँ। बट मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ओरिएंटेशन को चेंज कर रहा हूँ। इसके ओरिएंटेशन को चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, ओरिएंटेशन कैसा? मतलब अभी देखो यहाँ से इतना एंगल थीटा बन रहा था। अब देखो मैंने ये वाला सेकंड पिक्चर ले लेता हूँ, ये वाली। अब इसमें देखो यहाँ पर हमने क्या करा है, ये जो प्लेट है कंडक्टिंग प्लेट, उसको हल्का सा टिल्ट कर दिया। तो ये एंगल थोड़ा सा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इस एंगल थोड़ा सा मैंने टिल्ट कर दिया। तो जैसे हमने इस कंडक्टिंग शीट को टिल्ट किया, तो देखो ऊपर वाली जो येलो की लाइंस है ना, ये तीन येलो लाइंस है, ये इस प्लेट को टच करते हुए नहीं जा रही, या इस प्लेट में से नहीं जा रही, पास नहीं कर रही है। ऐसे ये तीन लाइंस, नीचे वाली लाइंस भी, ये भी तीन इसके अंदर से नहीं जा रही। अगर हम और एंगल बढ़ा देते हैं, ये मान लो हमने और इसको टिल्ट कर दिया, तो इस तरह से कंडीशन देख सकते हो। या फिर आप इस फोर्थ वाली इमेज में देख लो, फाइनली इसमें देखो आप लास्ट वाले में, कि हमने पूरा ही इसको टिल्ट कर दिया। हमने इसको पूरा टिल्ट कर दिया, तो आपको क्लियरली देखो यहाँ गैप दिख रहा है कि वो बिल्कुल भी टच नहीं कर रहे हैं ऐसे यहाँ पर। तो ये हमने देख रहे हैं कि भैया हम एरिया को एरिया वेक्टर इसीलिए मानते हैं क्योंकि उसके अंदर, किसी भी कंडक्टिंग शीट के अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो कंडक्टिंग शीट है उसको हमने कैसे रखा है, कितने एंगल पर रखा हुआ है। जैसे परपेंडिकुलर रखा है, या हमने पैरेलल रख दिया है, या 45 डिग्री 30 डिग्री, किस एंगल पर रखा है। तो डायरेक्शन मैटर कर रही है ना। हमें ये कंडक्टिंग जो शीट है उसकी ओरिएंटेशन मैटर कर रही है। ओरिएंटेशन मतलब होता है किस एंगल पे हम उसको रख रहे हैं। ठीक है ना। तो इसलिए हम, यही रीजन है जिस वजह से हम एरिया को वेक्टर क्वांटिटी एज्यूम करते हैं। ठीक है ना। मैथ्स में स्केलर नहीं, मैथ्स में तो हम एरिया को स्केलर ही क्वांटिटी मानेंगे, बट वेक्टर क्वांटिटी हम फिजिक्स में मानते हैं। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में आपको यहाँ डायग्राम से समझ में आ गया होगा, इमेजेस से, कि हमें यहाँ पर उसके ओरिएंटेशन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है। अगर हमको इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही होती तो फिर हम उसको स्केलर ले लेते। देखो क्लियरली दिख रहा है आपको, पहले यहाँ पे इतनी सारी लाइंस आ रही थी, इस वाले से अगर आप डायरेक्ट वाली में चेक करते हो, फर्स्ट और फोर्थ को देखते हो, तो आपको क्लियरली डिफरेंस भी क्रिएट आ जाएगा। ठीक है नहीं, इसलिए हम एरिया को वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं। कोई डेफिनेशन नहीं है वाई एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी, डेफिनेशन नहीं है, बट आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कि वाई एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी, तो आप उसमें लिख देना कि बिकॉज, ऐसे लिखना, बी टेक एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज द ओरिएंटेशन ऑफ कंडक्टिंग शीट मैटर्स। ठीक है, पूछेगा नहीं, बट हमने आपको समझा दिया है क्योंकि इसका हमें यूज करना है आगे। ठीक है, चलो ये था एरिया वेक्टर क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब मेन हमारा जो आता है, देखो हमने तीन डेफिनेशन पढ़नी है आज एरिया वेक्टर, जो कि एरिया वेक्टर कोई डेफिनेशन नहीं है बट समझना जरूरी था उसको। अब आती है हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ। तो ये डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब ये, जैसे ये इसी इमेज को फिर दिखा देता हूँ आपको। ये जो लाइंस पास हो रही हैं, ये जो, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इनको हम क्या बोलते हैं, ये ग्रीन कलर के, ये जो ऑरेंज कलर है, येलो कलर है,
इसमें आपको जो दिख रहा है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, किसी भी सरफेस में से टोटल कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, कितनी फील्ड लाइंस उस सरफेस में से पास हो रही हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सिंपल सा। जैसे ये सरफेस था, ये वाला सरफेस हमारा, इसमें से कितनी सारी लाइंस आ रही हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें पहले 9 जा रही हैं। अब यहाँ देखें तो ओनली 3 लाइंस पास कर रही हैं इसके अंदर से, है ना। ये तो उसको टच करती हुई नहीं जा रही ना, उसमें से अंदर से पास हो रही है। तो ये कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कितनी फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसको पास कर रही हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में पढ़ेंगे तो उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोल देंगे। ठीक है, बिकॉज ये एक प्रकार से क्या है, नंबर है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी हो जाती है? स्केलर क्वांटिटी हो जाती है, क्योंकि नंबर ही तो, काउंटिंग ही तो करनी है, तो काउंटिंग करना है, इसलिए हमारा ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो स्केलर क्वांटिटी होगा। गॉट इट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से। गॉट इट। तीसरा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है, अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला देखें तो उसमें हमें दो चीजों की जरूरत पड़ रही है। एक तो ये शीट, शीट को हमने जहां पर रखा है वो, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, कि हमने कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें लगा रखी है। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम कम करेंगे तो ये फील्ड लाइंस कम हो जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ज्यादा बढ़ा देंगे तो फील्ड लाइंस ज्यादा हो जाएंगी। इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो ऐसा होता है, ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, दैट इज डी ए वेक्टर। ठीक है, और ये हमारा एरिया, ये तो हमने स्मॉल एरिया माना है डी ए वेक्टर, बट सरफेस तो इतना बड़ा है, तो पूरा एरिया लेना पड़ेगा, इसलिए हमें उसका, तो इसलिए हम उसका क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। और जनरली हम क्लोज सरफेस लेते हैं, इसलिए हम क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे उसका। कौन सा वाला इंटीग्रेशन करेंगे? क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन। गॉट इट। अच्छा, एरिया वेक्टर में मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। एरिया वेक्टर हम दो टाइप की फिगर्स को यूज करने वाले हैं। एक होता है 2D और एक होता है 3D, समझ लेना इसको। 2D और एक 3D। जैसे 2D में आपको पता है स्क्वायर आ सकता है ना, रेक्टेंगल आ जाएगा, इस टाइप से सर्कल आ जाएगा, ये होते हैं 2D फिगर्स। 3D फिगर्स में कौन आएंगे? जैसे स्फेयर हो जाएगा आपका, है ना, क्यूब हो जाएगा, क्यूबॉइड हो जाएगा, बट वो हो सकता है आपका सिलेंडर हो सकता है। ये सब क्या कहलाएंगे? आपके 3D फिगर्स होते हैं। ठीक है। अब एरिया वेक्टर, अभी हमने बताया था आपको एरिया वेक्टर है, क्यों है वो मैंने आपको बता दिया। अब भैया आप ये बताओ सर कि अगर एरिया वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? एरिया वेक्टर है तो एरिया वेक्टर जो भी है उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? तो याद रखना, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होती है। सरफेस की क्या होती है? परपेंडिकुलर। सरफेस के परपेंडिकुलर। जैसे मैं बताया आपको, जैसे ये सरफेस है, हल्का सा टिल्ट है ना, तो इसका हल्का सा चला जाएगा, ये इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा। ये और ही नीचे जा रहा है तो इसका नीचे तरफ जाएगा, ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलर। जैसे मान लो ये आपका एक कोई सरफेस है गंदी ड्राइंग, जस्ट अ मिनट, अभी बना देता हूँ मैं आपको डायग्राम। जैसे मान लो ये सरफेस है, तो इस सरफेस मान लो सीधा रखा हुआ है तो इसकी परपेंडिकुलर ही हो जाएगी। अगर हम सरफेस को हल्का सा टिल्ट कर देंगे तो उसके परपेंडिकुलर, जैसे यहाँ पर सरफेस को टिल्ट कर दिया, इसीलिए परपेंडिकुलर जो है उसका डाउनवर्ड की तरफ चला गया, है ना, इसका परपेंडिकुलर हल्का ऐसे चला जाएगा। और तो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। अब सर सरफेस के परपेंडिकुलर तो ऐसा भी तो सकता है, एक इस डायरेक्शन में तो एक इस डायरेक्शन में, ये भी तो सरफेस के परपेंडिकुलर ही है। ये नीचे जा रहा है तो ये ऊपर जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो 2D जो फिगर्स होते हैं उसमें हम सिर्फ सरफेस के परपेंडिकुलर देखेंगे। किस साइड होगा? दोनों साइड आप ले सकते हो, जैसे ये यहाँ पे ना, इस साइड भी ले सकते हो आप, ई वाला भी आप ले सकते हो, दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन आप ले सकते हो। बट जो 3D फिगर्स होते हैं, जैसे मान लो ये है, अगर बनाता हूं तो, अगर ये सिलेंडर है, इस पॉइंट पे दिखना हो तो इस पॉइंट पे इसके सरफेस के परपेंडिकुलर एक तो ये आ रहा है और दूसरा सरफेस के परपेंडिकुलर ये आ रहा है, तो हम यही वाला लेंगे, बाहर वाला। ठीक है। तो थ्री डी फिगर्स जो होते हैं उसमें जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। जैसे ये है, इस पॉइंट पर देखते हैं, तो इस पॉइंट पर एरिया वेक्टर यहाँ पे भी जा सकता है, इस पॉइंट पर एरिया वेक्टर अंदर भी जा सकता है, तो हम ये अंदर वाला नहीं लेंगे, हम सिर्फ बाहर वाला लेंगे। सिमिलरली अगर ये पॉइंट देखते हैं तो एक पॉइंट में यहाँ पे जाएगा, इस पॉइंट में एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, बट हम अंदर वाला नहीं लेंगे, हम सिर्फ बाहर वाला लेंगे इन 3D फिगर्स। 2D फिगर्स में हम दोनों ले सकते हैं, जैसे अगर मान लो ये डायग्राम बना रहा हूं मैं आपके लिए, एक परपेंडिकुलर जा रहा है, एक परपेंडिकुलर जा रहा है,
तो ये भी ले सकते हो आप और ये भी ले सकते हो। गॉट इट? समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होती हैं जो पास करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच का एंगल होगा, सरफेस के बीच का एंगल नहीं है, याद रखना। यहाँ पर हम जो इनके बीच का एंगल लेंगे, क्यों एंगल लेंगे? क्योंकि इसको हम, ये कौन सा प्रोडक्ट हो रहा है? डॉट प्रोडक्ट। तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। मतलब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर इनके बीच का एंगल लेना है। गॉट इट? याद रखना। अगर मान लो मैं बोल दूं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सरफेस के साथ, सरफेस के साथ 60 डिग्री एंगल बना रही है, कितने डिग्री एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का। तो हमें एंगल ये नहीं लेंगे, हम लेंगे ई वेक्टर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच का एंगल 60 डिग्री है और सरफेस और एरिया के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री, इसका मतलब इस दोनों के बीच में एंगल आ जाएगा 30 डिग्री का। गॉट इट? तो ये चीज आप याद रखना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो एंगल लेते हैं हम वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का लेते हैं। क्लियर? चलिए अब इसका जो आपको लिखना क्या है, नोट कैसे एग्जाम में लिखोगे, तो ये प्रॉपर यहाँ पे मैंने आपको दे रखा है। भैया ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, टोटल है ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो उसको पास करती है सरफेस को। ये मैंने डायग्राम बना लिया। मान लो ये कोई सरफेस है, क्लोज सरफेस, ये मान लो हमने स्मॉल एरिया मान लिया, ये हमारा एक स्मॉल एरिया मान लो डीएस, ये लिखा हमने। तो डीएस एक एरिया मान लिया स्मॉल, इसका एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर आउटवर्ड जा रहा है देखो। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है तो इनके दोनों के बीच का एंगल हमने मान रखा है थीटा। ठीक है, इसको हमने फाइव से डिनोट किया है। तो फाइव इक्वल्स टू, ये हमने क्लोज इंटीग्रेशन, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ क्लोज इंटीग्रेशन के लिए ही करेंगे, क्लोज सरफेस के लिए। तो फाइव इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन, है ना, क्लोज इंटीग्रेशन कर रहे हैं ई डी एस कॉस थीटा। ये स्केलर क्वांटिटी तो मैंने बता दिया आपको। इसकी यूनिट निकालनी है तो ये यूनिट तो निकाल ही लोगे, उसमें जो रहा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स अपॉन चार्ज दैट इज न्यूटन अपॉन कूलम, और ये डायमेंशनल फॉर्मूला निकल जाएगा, सिंपल। गॉट इट? चल, तो अब अपन देखते हैं अपना गॉस लॉ। गॉस लॉ निकालते हैं। तो गॉस लॉ ने बताया क्या था, पहले तो ये देख लिया। हाँ हाँ, गॉस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक लॉ बताया था। उन्होंने वो लॉ बताया था फ्लक्स अगर हमें कैलकुलेट करना हो, क्या कैलकुलेट करना होगा? फ्लक्स। या यूं समझो कि अगर मैं मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो, क्या कैलकुलेट करना हो? इलेक्ट्रिक फील्ड किससे? क्लोज्ड सरफेस से। मान लो कोई सरफेस है, उस समय अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो हम एक क्लोज सरफेस क्रिएट कर लेंगे। उस क्लोज सरफेस को हम बोलेंगे गॉसियन सरफेस। क्या बोलेंगे उसको हम? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस की कुछ कंडीशन होती है कि गॉसियन सरफेस कैसा सिमेट्रिक होना चाहिए, है ना, कैसा क्या होना चाहिए। तो वो अभी हम गॉस लॉ का डेरिवेशन वगैरह देखेंगे, डेरिवेशन वाली वीडियो में, वहां पे अपन उसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, बेसिकली गॉस लॉ है क्या, अगर आपको डेफिनेशन पूछा जाता है 2 मार्क्स में, तो आपको सिर्फ इतना सा बोलना है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, क्या बोला मैंने? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ये बोला था गॉस लॉ ने। मतलब अगर मान लो ये कोई सरफेस है आपके पास, यहाँ अंश के अंदर मान लो यहाँ पे रखा है क्यू चार्ज, और आपको इससे फ्लक्स निकालना है, कितना फ्लक्स होगा। तो सिंपल सा आप ये करोगे कि जितना भी चार्ज है, मान लो चार्ज लेते हैं 5 माइक्रोकूलम, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा इक्वल्स टू 5 माइक्रोकूलम मतलब 10⁻⁶ अपॉन एप्सिलॉन नॉट 8.85 वाली वैल्यू रख देना। सॉल्व करोगे तो इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। तो ये सिंपल सा स्टेटमेंट दिया था गॉस लॉ ने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमको पता है गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स हो जाता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर हम फ्लक्स की डेफिनेशन देखें तो फ्लक्स की डेफिनेशन ये आई थी हमारे पास, फाइव इक्वल्स टू इतना। तो फाइव इक्वल्स टू हमें पता है कि ये भी होता है ई डी एस कॉस थीटा। बस इसी का हम यूज करेंगे, जो भी कंडीशन होगी इसमें ये वाला इक्वेशन को सेटिस्फाई करा के यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इजिली कैलकुलेट कर लेंगे। तो गॉस लॉ से हमें क्या होता है ना, हम इजिली इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर लेते हैं। कोई सा भी सिस्टम हो, कोई सा भी सरफेस हो, वहां पे एक गॉसियन सरफेस बना देंगे जो कि क्लोज्ड होगा, सिमेट्रिक होगा, है ना, एक ऐसा सरफेस बनाएंगे, तो वो उस पर अपन गॉस लॉ लगा देंगे और अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इजिली कैलकुलेट हो जाएगी। गॉट इट? अब इसको लिखोगे कैसे एग्जाम में, तो प्रॉपर ये स्टेटमेंट लिखना है, बस आपको इतना छोटू सा स्टेटमेंट, है ना। हो सकता है आज की वीडियो थोड़ी सी वैसी लग रही हो आप लोगों को, है ना, तो देख लेना, आज होता है बस सीरियसली ये लग रहा होगा ऐसा। ठीक है, तो ये गॉस लॉ की डेफिनेशन हुई। ओके, तो चलिए मिलते हैं अपन अपनी डेरिवेशन वाली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।